अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टॉपिक हम लोग कर रहे थे। हमारा क्वेश्चन है अक्टूबर नवंबर 1443 का, पेज नंबर 566। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें, इसको हम पढ़ते हैं। द समराइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ फिरगो लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर शोड द फॉलोइंग। इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013, रेवेन्यू दिया हुआ है 6000, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 5600 और डेप्रिसिएशन दी हुई है 300 की। इसका मतलब है टोटल 5900 बनता है ना, यानी 100 का आपको जो है वो प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डेप्रिसिएशन शामिल नहीं है। डेप्रिसिएशन शामिल करके माइनस करोगे तो 100 का प्रॉफिट ही आएगा। डायरेक्टर्स कंसीडर दैट विदाउट एक्सपेंशन प्लान्स दीज कॉस्ट्स एंड रेवेन्यूज विल रिमेन कांस्टेंट इन फ्यूचर ईयर्स। एक्सपेंशन प्लान के बगैर ये रेवेन्यू और प्रॉफिट्स हैं कांस्टेंट रहेंगे। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दी हुई है उसने, करंट एसेट्स स्टेट द ईयर इन व्हिच फिरगो लिमिटेड विल नीड टू बी एबल टू पे कैश डिविडेंड। वो कहता है सबसे पहले किस साल हम डिविडेंड पे कर सकेंगे, तो वो साल बनेगा हमारा 2018 का, क्योंकि पहले साल देखो 100 आपको रिसीव हो रहा है लेकिन आपको लॉसेज हैं। तो आपको 100 का प्रॉफिट तो हो रहा है लेकिन वो रिटेन्ड अर्निंग का जो लॉस है वो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा 13 में, 14 में, 15 में और 16 में। तो 17 के बाद जाके आप 18 में जाके प्रॉफिट आप देना शुरू करोगे, डिविडेंड देना शुरू करोगे। एक्सप्लेन द स्कीम व्हिच वुड अनेबल द डायरेक्टर टू पे कैश डिविडेंड स्ट्रेट अवे। ठीक है जी, तो वो स्कीम वही है कि 2018 से आप पे करना शुरू कर सकते हो, उससे पहले आपको पे करना मुश्किल है। तो स्कीम यही है कि आप प्रॉफिट्स अपने इंक्रीज करो और प्रॉफिट इंक्रीज करके आप उसमें से डिविडेंड पे करो। स्कीम ये है कि आप जो है वो क्या कह रहे हैं जी, रिटेन्ड अर्निंग्स 400 के और ये सब, ठीक है नहीं, ये इस तरीके से आप एक्सपेंशन प्लान के साथ अपने रेवेन्यू को कांस्टेंट रखकर भी आप रिटेन्ड अर्निंग का लॉस जब तक पूरा नहीं होगा आप डिविडेंड जो है वो पे नहीं कर सकते। तो 2000 शेयर्स पर अगर आप 2% डिविडेंड भी देते हैं तो भी आपको अच्छी खासी अमाउंट निकालनी पड़ती है, जो कि इतना आसान काम नहीं है। तो आपको 2018 तक वेट करना पड़ेगा और आपके पास कोई हल इसका नहीं है। आगे कहते हैं डायरेक्टर्स बिलीव दे कैन इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी इफ दे स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट। दिस विल इन्वॉल्व द परचेज ऑफ न्यू मशीनरी कॉस्टिंग 4 लाख की नई मशीनरी परचेज करनी पड़ेगी ऑन 31 दिसंबर 2014। द टोटल एनुअल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी वुड देन बी एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू, फिर उसके एनुअल रेवेन्यू बढ़ जाएंगे। रेवेन्यू 6500, 6700, 7100 और 6300 हो जाएंगे। द एनुअल रनिंग कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीनरी are expected to be 300, 4000, 490, 740 and 610। अब आपने इसमें जो पॉइंट असल में सोचने देखने वाला है वो है इंक्रीमेंटल रेवेन्यू लेनी है आपने। देखें पहले हमारा रेवेन्यू कितना था, 6000 का तो पहले रेवेन्यू मौजूद है आपके पास, तो आपने इंक्रीमेंटल रेवेन्यू लेनी है, यानी कि जो आप इंक्रीमेंटल रेवेन्यू में से आप इंक्रीमेंटल कॉस्ट माइनस करोगे, -6000, तो आपके रेवेन्यू जनरेट जो हो रहा है वो 500 है और कॉस्ट कितनी आ रही है 300। फिर इसमें से भी -6000, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है आपके पास 700, कॉस्ट कितनी है 490। फिर इसमें से भी 6000, तो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है आपके पास 1100 और कॉस्ट कितनी है 740। फिर -6000, तो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है आपके पास 300 का और कॉस्ट कितनी है 610, नेगेटिव आ जाएगा आपके पास, कैश फ्लो नेगेटिव आ जाएगा। तो ये जो 500, 700, 1100 और 300 मैंने लिखा है, इसके साथ आपने कंपेयर करना है रनिंग कॉस्ट को। ये सवाल में नया पॉइंट है, बाकी कोई चीज़ नहीं है, बाकी सब कुछ एज चीज़ सॉल्व होना है। उसी तरह डिस्काउंट फैक्टर लगना है, ये आप लिख लें जल्दी से ताकि मैं अगले सवाल को सॉल्व करवा सकूं। उसको लिख लें आप, बात समझिए आप मेरी, दोबारा रिपीट करता हूं मैं। आपका रेवेन्यू ऊपर जनरेट हो रहा है 6000 का, वो कहता है नई मशीनरी अगर आप खरीदते हैं 4 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं विच इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो आपके रेवेन्यू बढ़ जाएंगे, यानी 6500 हो जाएगा। तो असल में रेवेन्यू इंक्रीज कितना हुआ, 15 में 500 का, 16 में 700 का, 17 में 1100 का और 18 में 300 का। और कॉस्ट कितनी बढ़ी है आपकी 300, 490, 746। ये माइनस कर देंगे तो आपके नेट कैश फ्लोज आ जाएंगे। वहां से आगे आप सवाल को सॉल्व कर लेंगे, डिस्काउंट फैक्टर उसने क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है 10% के हिसाब से। तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, काउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी निकालना है आपने, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी आपने फाइंड करना है। 15% को उसने नेगेटिव एनपीवी आपको पहले से निकाल कर दे दिया ताकि आपको फॉर्मूले में पुट करने में
मुश्किल ना हो, आसानी हो, इजीली आप फॉर्मूले में पुट कर सकें। जी ये बात समझ आ गई है? बताएं, इसमें मसला है तो बताएं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जी सर ये जो 6000 हमने वैल्यूज निकाली है, इससे हम अपना नेट प्रेजेंट वैल्यू का टोटल निकाल लेंगे। नेट प्रेजेंट वैल्यू का टोटल नहीं निकालेंगे बेटा, रेवेन्यू में से ये जो 500 है इसमें से माइनस करेंगे ना 300 की कॉस्ट, फिर आपका नेट कैश फ्लो आएगा। नेट कैश फ्लो अच्छा अच्छा, करेंगे डिस्काउंट फैक्टर से, फिर आगे सॉल्व करते हैं ना इस तरह। ठीक ठीक ठीक। सॉल्व करेंगे। चलिए आगे देखते हैं जी क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया, इसमें इतना मसला नहीं था, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। देखिए ये क्वेश्चन 8% दिया हुआ है, 25% दिया हुआ है, उसने नीचे आपको टेबल बना के दिया हुआ, टेबल आपने यूज करना है ये 0 के लिए 5 साल तक। रेवेन्यू, डायरेक्ट कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, नेट कैश फ्लो, डिस्काउंट फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू। रेवेन्यू आपको दिए हुए, ठीक है जी, डायरेक्ट कॉस्ट भी दी हुई है आपको, एनुअल फिक्स कॉस्ट भी दी हुई है 1600 है। रेवेन्यू कितना है, एडिशनल रेवेन्यू इन ईयर 1 10,000 है, और एनुअल रेट ऑफ इंक्रीज इन रेवेन्यू 5% है, यानी पहले साल 10,000 है, दूसरे साल 10,500 हो जाएगा, फिर उसमें 5% और इंक्रीज हो जाएगा। डायरेक्ट कॉस्ट 2,000 है और उसमें 3% का इजाफा होता है, यानी वो 2,300 हो जाएगी, फिर अगले साल इस तरह बढ़ती जाएगी। और एनुअल फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो सेम रहेगी। तो सवाल आसान है, इसमें ऐसा कोई चेंज नहीं है। डेप्रिसिएशन 5 सालों पर आपकी होगी, और कॉस्ट ऑफ व्हीकल यानी कि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो आपकी $20,000 है, उसने बता दी। 20,000 को डिवाइड करेंगे आप 5 से तो 4,000 आपकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। अगर ARR निकालना है तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा। ये उसने कहा है 25% डिस्काउंट फैक्टर के साथ निकालें, ताकि आप IRR जो है वो फाइंड आउट कर सकें। काउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मांगा है उसने। काउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के लिए आपको डिस्काउंट फैक्टर याद रखिएगा। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के लिए आपको डेप्रिसिएशन भी माइनस करनी पड़ेगी। टोटल प्रॉफिट माइनस टोटल प्रॉफिट ओवर नंबर ऑफ ईयर्स, और टोटल प्रॉफिट में से टोटल डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा, फिर उसके एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे। टोटल डेप्रिसिएशन आपकी 20,000 ही आएगी, क्योंकि 20,000 डिवाइड बाई 5 4,000 आएगा। 4,000 डेप्रिसिएशन 1 साल की है, तो 5 सालों की कितनी बनेगी, 20,000 बन जाएगी दोबारा। ये सवाल भी आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कोई इसमें सच मुश्किल काम नहीं है। ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, वो इस तरह से रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है, कॉस्ट इंक्रीज कर रही है, तो ये भी आप आसानी के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है। ये सवाल हम देखते हैं, इस सवाल में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये क्वेश्चन निकालें, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे इसको सॉल्व करें। ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसमें वो कहते हैं जी कि अलेक्जेंडर इंटेंड्स टू स्टार्ट ए न्यू प्रोजेक्ट producing either product S or product Y. Each product will require an additional capital cost of 50,000. Both products are expected to last for 4 years. The following information is available on product X के बारे में information दी गई है। 50,000 पे initial investment है। Sales volume in year 1 would be 10,000 with a selling price of 7. This volume would rise by 5% in year 2 and by another 5% in year 3. उसके बाद सेम रहेगा, उसके बाद चेंज नहीं होगा। पॉपुलैरिटी इज देन एक्सपेक्टेड टू फॉल इन ईयर 4 एंड देयर वुड बी 20% फॉल इन वॉल्यूम। 20% में ईयर 3 की जगह फिर 4 में 20% फॉल हो जाएगा वॉल्यूम। सेलिंग प्राइस वुड नॉट चेंज, सेम रहेगी 7। वेरिएबल कॉस्ट 3 पर यूनिट इन ईयर 1 है, which will rise to $4 in year 2 and will remain unchanged after that. Annual fixed cost payable 11,000 है और वो चेंज नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लेंगे, इसमें भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ये क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका, जिसके बारे में मुझे आपको डेफिनेटली सॉल्व करवाना है, वरना ये आपको प्रॉपर तरीके से समझ नहीं आएगा। तो इसको पढ़ता हूँ मैं, तो फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंशाल्लाह ताला कल हम सॉल्व करेंगे। और उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है
उसको भी इंशाल्लाह ताला हम कल ही सॉल्व जो है वो करेंगे। इससे अगले जो 2 सवाल नजर आ रहे हैं, बल्कि शायद तीसरा भी है, कोशिश करूंगा इन तीनों को ही मैं टेकअप जो है वो कर सकूं। फिलहाल इसको देखते हैं हम। कहते जी दारियान जो भी है दानियार has run a successful manufacturing business for several years. He currently has 1,40,000 in the business bank account. अभी उसके पास 1,40,000 हैं. दारियान is considering replacing one of the current machines with either machine A or machine B. वो मशीन की रिप्लेसमेंट करना चाह रहा है क्योंकि because he feels that if the use of another machinery will result in more efficient output. The following information is available. Cost दी हुई है 2,10,000 मशीन A की और 1,06,1500 ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट दी हुई है। लाइफ 5 साल है, एक की 4 साल है। एनुअल नेट कैश इनफ्लो कॉमा वो क्वेश्चन मार्क है नहीं पता, 51,000 मशीन बी के हैं। पे बैक पीरियड दिया हुआ है 2 years and 11 months और नेट प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है, आपको एक की दूसरे की निकालनी है, ARR दोनों का फाइंड करना है। ऑल रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर एक्सपेक्टेड टू एक्रू इवनली थ्रू आउट द लाइफ ऑफ ईच मशीन। एनुअल नेट कैश फ्लो फॉर ईच मशीन स्टे द सेम एवरी ईयर। वो कह रहे हैं कि नेट कैश फ्लो हर साल एक ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यानी हर साल आपका जो कैश फ्लो है वो चेंज नहीं होता, सेम रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो बड़ा ही आसान सवाल है कि सबसे पहले इसने में कहा है कि आपने कंपनी पॉलिसीज टू डेप्रिशिएट नॉन ओवर द एक्सपेक्टेड लाइफ यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड। किसी में मशीन की रेजिडुअल वैल्यू नहीं है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन, पहले कहता है कैलकुलेट पे बैक पीरियड फॉर मशीन बी। मशीन बी के लिए कहता है कि आपने पे बैक पीरियड जो है वो फाइंड करना है। तो उसके नेट कैश फ्लो दिए हुए हैं आपको 51,000 के, वो आप इजीली फाइंड कर लेंगे। फिर कहता है नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर मशीन ए। तो बेटा मशीन ए की नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आपको पहले उसके कैश फ्लोज चाहिए, which is going to be a difficult work to do। उसके ऊपर बात हम करते हैं। पहले मैं इसका पेबैक पीरियड भी निकाल लेता हूँ मशीन बी के हवाले से। 161,500 इसका आउटफ्लो है। देख लेते हैं हम। जीरो 1 2 3 4 5 5 की जरूरत ही नहीं पड़नी, कैश फ्लोज आपके दिए हैं वही ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। पहले आउटफ्लो है आपका नेगेटिव में जो कि आएगा 161,500 का। उसके बाद आप क्या लिखते हैं हम, कम्युलेटिव कैश फ्लोस होगा आपको इस तरीके से फाइंड करते हैं। तो पहले क्या तो नेगेटिव है तो नेगेटिव ही आ जाना है, सारी बात है। 161,500 चेक कर लेते हैं जरा एक दफा सवाल में जी। 161,500 ये लिखा है, यही आ जाएगा। 51,000 एनुअल नेट कैश फ्लो है जो सेम रहते हैं। तो पहले साल 51,000 हमें मिल जाएगा। 161,500 से माइनस कर देंगे 51,000, आपका रह जाएगा 110,500। नेगेटिव आपका रह जाएगा 110,500। इसमें से फिर 51,000 आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो और आपको आगे तो आपका रह जाएगा 59,500 नेगेटिव में 59,500। 51,000 आपका रिकवर हो रहा है थर्ड ईयर में, तो आपका बाकी रह जाएगा जी 8,500 नेगेटिव। जब आपको पता है कि जब कैश फ्लो आपके हो जाए, आपकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है वो आपकी कैश फ्लो से कम हो जाए तो वहां पे रोक देते हैं। इसका जो बनेगा वो बनेगा जी 3 years प्लस 8,500 डिवाइडेड बाय 51,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा ये कितने महीनों में करता है कवर। 500 डिवाइडेड बाय 51,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, ये आपका आ जाएगा 3 years and 2 months। आप चेक कर सकते हैं, नहीं आएगा 3 years and 2 months। ये मैंने पेबैक पीरियड निकाल लिया मशीन बी का।
अब वो कहता है कि मशीन ए का आपने नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, उसके लिए मुझे कैश फ्लोज चाहिए, डिस्काउंट फैक्टर तो दिए हुए, डिस्काउंट फैक्टर तो दिए हुए कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लेकिन इसके कैश फ्लोज नहीं दिए, हम कैसे निकाल सकते हैं? डेप्रिसिएशन भी निकाल सकते हैं, लेकिन कैश फ्लोज का इशू आ रहा है। नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाले जब कैश फ्लोज ही नहीं है? ठीक है ना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर आप गौर करें कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम। बेटा 2 साल इसका जो पे बैक पीरियड है वो कितना है, 2 years and 11 months। तो बताएं 2 सालों के कितने महीने बनेंगे, 36 months, प्लस कर दें 11 months तो कितने months बन गए, 36 + 11, 47 months में आपको ये पैसा रिकवर हो जाएगा। कितने में, 47 months में आपको ये पैसा रिकवर हो जाएगा। कितना, 2,10,000। तो 2,10,000 को डिवाइड कर देते हैं 47 से, तो आपको पता चल जाएगा कि एक महीने में कितने पैसे रिटर्न हो रहे हैं, कितने पैसे रिकवर हो रहे हैं। डिवाइडेड बाय 47, तो एक महीने में आपको 24 और 11, सॉरी थोड़ी गलती मैंने कर दी। ये 2 सालों का जो महीने बनते हैं वो कितने बनते हैं, 24। टोटली कितने बनेंगे, 35। गलती मैंने कर दी, 36 35 बनेंगे ना। टोटल मंथ्स कितने बनेंगे, 35। डिवाइड आप करेंगे 35 से, आपके पास आ जाएगा मंथ्स आ जाएंगे कितने महीनों में, एक महीने में कितने पैसे रिकवर हो रहे हैं। एक महीने में 6,000 रुपीज रिकवर हो रहे हैं। तो एक साल में कितने रिकवर हो रहे हैं, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 72,000। ये आपके पास कैश फ्लोज निकला है। इसके ईयरली कैश फ्लोज कितने हैं, 72,000। मैंने कैसे निकाले बेटा, फिर से गौर करिए, पे बैक पीरियड के थ्रू आपके ये 2,10,000 जो पैसा दिया हुआ है, ये आपका 2 साल 11 महीनों में कैश फ्लोज के थ्रू रिकवर हो जाता है। यानी in 2 years and 11 months you are able to collect your initial investment back when your initial comes back to you. How long it will take to recover your initial investment? तो महीनों में कन्वर्ट कर लिया मैंने इनको, 24 महीने 2 साल के बनते हैं और 11 महीने 35 महीनों में 2 10 कन्वर्ट रिकवर हो जाएगा। यानी एक महीने में कितना रिकवर होगा, 6,000। तो 12 महीने में कितना रिकवर होगा, 72,000। तो आपके एनुअल नेट कैश फ्लोज कितने बने, 72,000 के। अब आगे आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं आसानी के साथ, क्योंकि आपको पता चल गया कि आपके 72,000 आपका एनुअल नेट कैश फ्लोज है हर साल, यानी कि 5 सालों में 72,000 72,000 72,000 72,000, और ये आपका जो रिटर्न है ये आपका आ जाएगा। अगर आपने एनपीवी निकालनी है तो आप डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इन सबको ऐड करके आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आपकी एनपीवी आ जाएगी, यानी 0.926, क्योंकि सेम कैश फ्लोज है ना, प्लस 0.857 प्लस 0.794 प्लस 0.735 प्लस 0.681, ये आपके आ जाएंगे 3.993। तो आप 3.72,000 को मल्टीप्लाई कर दें 3.993 से, और उसमें से माइनस कर दें जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है, 2,87496 आता है ये। और इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है आपकी, जो आपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की है वो है 2,10,000। 2,10,000 माइनस कर दें इसमें से, तो ये आपका 774,496 आपके पास आ गया एनपीवी। मैंने निकाल के भी दिखा दिया, 774,996 आपका एनपीवी आ जाएगा, क्योंकि मैंने सारे कैश फ्लोज को कंबाइन करके ले लिए आंसर। क्योंकि आपके कैश फ्लोज जो हैं वो सारे के सारे 72,000 है। अगर आप अलग अलग भी मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर यही आएगा। अगर आप बारी बारी भी मल्टीप्लाई करते जाएंगे ना तब भी आंसर यही आएगा। अगर आप इकट्ठा कर लेंगे तो फिर सारा इकट्ठा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हम इस क्वेश्चन में कंबाइन करके भी निकालें तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। बिकॉज एवरी ईयर द इन्वेस्टमेंट, द कैश इनफ्लो will remain the same, which is every year, for every year, which is 72,000। अगले 5 सालों में 72,000 ही आपका रिकवर होना है, जो आगे तो चलता जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल था, समझा भी दिया अच्छे तरीके से। प्रॉब्लम है तो आप मुझसे इसमें पूछ सकते हैं। एआरआर निकालने के लिए आपको डेप्रिसिएशन माइनस करनी पड़ेगी, याद रखिएगा, टोटल प्रॉफिट में से या टोटल कैश फ्लोज में से। डेप्रिसिएशन कैसे आएगी, 2,10,000 डिवाइड बाय 5,
और 1,61,500 डिवाइड बाय 4, तो मशीन बी 4 साल यूज हुई, याद रखिएगा, मशीन ए 5 साल यूज हुई। अगला सवाल जो है वो आप घर में ट्राई कीजिएगा, और उससे नेक्स्ट तो खैर आपको जरूरत नहीं है करने की, और उससे नेक्स्ट की भी जरूरत नहीं है, तो कल फिर इसको हम डिस्कस करेंगे मजीद, इसको हम कैसे आगे लेकर चलते हैं। तो अगला मेरा बताने वाला ये है, आसान है वैसे तो, इतना मुश्किल नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन बेहतर ये है कि मैं इसको खुद ही आपको कल सॉल्व करके दिखाऊं तो ज़्यादा बेहतर है। तो कल का और अगले जो क्वेश्चंस हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसको खुद जो है वो टेकअप करें और फिर हम इसको सॉल्व करें। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी फिर आपसे कल। अल्लाह हाफिज़।